आज के इस विश्लेषण में एक बेहद ऊर्जावान और काफी चर्चा में रहे भाषण को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड किया जाएगा। ये भाषण श्री राजेंद्र दास जी महाराज का है और सच कहूं तो इसमें राजनीति और अध्यात्म का ऐसा मिश्रण है जिसने सबका ध्यान खींचा है। आज हम गहराई से यही समझेंगे कि कैसे इस एक भाषण के भीतर तीर्थ स्थलों के विस्तार की बातें सीधे सीधे राजनीतिक मांगों और सत्ता परिवर्तन के दावों से जाकर जुड़ जाती हैं। चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस मुख्य बात से जिसने इस पूरे भाषण की नींव रखी। महाराज जी अपने भाषण में कहते हैं कि बंगाल में हुआ शपथ ग्रहण कोई आम घटना नहीं है, बल्कि ये तो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण जैसा एक उत्सव है। जरा सोचिए, ये बयान उस राजनीतिक बदलाव की और उनका सीधा रिएक्शन है जिसे वो एक ऐतिहासिक पल मान रहे हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसी एक वाक्य से आगे उनके पूरे भाषण की दिशा तय हो जाती है। अब इस पूरे भाषण के ताने बाने को समझने के लिए इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन, पूर्व सरकारों की आलोचना, गौ रक्षा की मांगे, आध्यात्मिक विस्तार का ब्लूप्रिंट, कार्यकर्ताओं की प्रशंसा और अंत में हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य। बस यही हमारा आज का रोड मैप है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन, जो कि इस पूरे भाषण के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। यहाँ वक्ता ने एक बहुत ही विशिष्ट दावा किया है। उनके अनुसार पूर्ण बहुमत के साथ शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण हुआ है और वो इसका पूरे उत्साह के साथ जश्न मना रहे हैं। देखिए, एक निष्पक्ष विश्लेषण के तौर पर हमारा उद्देश्य सिर्फ वक्ता की कहानी और उनके नजरिए को समझना है, बाहरी राजनीतिक दावों की पुष्टि करना नहीं। पर यह बिल्कुल साफ है कि उनका सारा उत्साह इसी सत्ता परिवर्तन के दावे पर टिका हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पूर्व सरकारों की तीखी आलोचना और कुछ पुरानी ऐतिहासिक शिकायतें। अगर हम महाराज जी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखें तो उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त टाइमलाइन सामने रखी है। उनका दावा है कि 1995 से 2008 तक के सीपीएम के दौर में मकानों पर कब्जे होते थे और सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके बाद के 15 सालों के शासन पर उनका सीधा आरोप है कि बंगाल को एक तरह से बांग्लादेश बना दिया गया। और इसके बाद वो वर्तमान स्थिति पर आते हैं और दावा करते हैं कि इस तथाकथित आसुरी या राक्षसी शासन का अब पतन हो गया है। यह वाकई एक बेहद कड़ा और ध्रुवीकरण करने वाला नजरिया है। इसी कड़ी में अतीत की तुलना आज के समय से की जाती है। गोविंद भवन की एक घटना का जिक्र करते हुए वो दावा करते हैं कि पिछले शासन में त्योहारों के दौरान देशी गायों को घसीटकर उनका वध किया जाता था और जो इसका विरोध करते थे उन्हें पहले ही जेल में डाल दिया जाता था। इसके ठीक विपरीत वो वर्तमान बदलाव को एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं। उनका कहना है कि सनातनी हिंदुओं ने एकजुट होकर भारी साहस दिखाते हुए इस पुराने शासन को वोट के जरिए उखाड़ फेंका है। और यहां से भाषण का रुख मुड़ता है भाग 3 की ओर, गौरक्षा की प्रमुख मांगें और नई सरकार के लिए नीतियां। तो सबसे अहम बात यह है कि शासन में बदलाव के इस जश्न का इस्तेमाल अब स्पष्ट राजनीतिक और विधायी कार्रवाई के मांग के लिए हो रहा है। उन्होंने नई सरकार के सामने कुछ बहुत ही साफ मांगें रखी हैं। पहली, बांग्लादेश में हो रही गौ तस्करी पर पूरी तरह से बैन। दूसरी, बंगाल के अंदर गौहत्या पर तुरंत और पूर्ण रोक। और तीसरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी सख्त नीतियों को बंगाल में भी उसी स्तर पर लागू करना। इसके बाद राजनीति से हटकर बात आती है भाग 4 पर, तीर्थ स्थलों पर आध्यात्मिक विस्तार, जिसे हम गुरुदेव का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये हिस्सा काफी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ एक पूरा आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। महाराज जी अपने गुरुदेव के जीवन को कुछ खास जगहों के जरिए ट्रैक कर रहे हैं। जैसे नैमिषारण्य के कुर्सी गांव में गुरुजी का जन्म हुआ था, तो वहां गौशाला और गुरुकुल के लिए जमीन ले ली गई है। काशी में संतों को विद्वान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध है। गोवर्धन और वृंदावन में तो पहले से ही कई सक्रिय स्थान हैं। विंध्याचल में उनके तपस्या स्थल के पास जमीन ली गई है और यहाँ तक कि अयोध्या में भी एक आश्रम के लिए पूरी व्यवस्था चल रही है। अब यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो है गंगा सागर का संकल्प। महाराज जी बताते हैं कि उन्होंने गंगा सागर में कपिल मुनि के सामने कसम खाई थी कि वो वहां गुरुदेव के नाम का आश्रम तभी बनाएंगे जब वह तथाकथित आसुरी शासन खत्म होगा और सनातन विचारधारा सत्ता में आएगी। यानी एक विशुद्ध आध्यात्मिक संकल्प को उन्होंने सीधे सीधे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से जोड़ दिया है। और अब उनका मानना है कि इस बदलाव के बाद वो आश्रम बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है।
चलिए अब आते हैं भाग 5 पर। चुनाव आयोग और कार्यकर्ताओं की प्रशंसा और इस बदलाव के शिल्पकारों का सम्मान। इस बड़े बदलाव का श्रेय महाराज जी कई लोगों और संस्थाओं को देते हैं। सबसे पहले उन्होंने श्री कैलाश विजयवर्गीय के कठोर परिश्रम की जमकर तारीफ की, जिसके प्रभाव से 77 सीटें मिलने का दावा किया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को उसकी कड़ी निष्पक्षता के लिए और न्यायालय को आयोग का पूरा साथ देने के लिए धन्यवाद कहा गया। अंत में सुधांशु जी जैसे उन समर्पित मतदाताओं का भी विशेष रूप से जिक्र है जिन्होंने वोट डालने के लिए काफी कष्ट सहे। तो उनके नजरिए से देखें तो राजनीतिक रणनीति, संस्थागत निष्पक्षता और मतदाताओं का समर्पण, ये तीनों चीजें मिलकर ये बदलाव किया है। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के चरम पर, यानी भाग 6, हिंदू राष्ट्र का अंतिम लक्ष्य और एक व्यापक विजन। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक राज्य का चुनाव जीतना बिल्कुल नहीं है। ये तो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा और क्रमिक विजन है। पहला कदम, पूरे हिंदू सनातन समाज को एकजुट करना। दूसरा, भारत की भूमि को गौ हत्या के कलंक से पूरी तरह मुक्त कराना। तीसरा, भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। और अंततः भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर बिठाना। हाँ, इसी के साथ उन्होंने एक स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि समाज को उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो गौ रक्षा के नाम का गलत इस्तेमाल करके अच्छे प्रशासन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आध्यात्मिक विस्तार और राजनीतिक विचारधारा का ये जो संगम हम देख रहे हैं, ये भविष्य के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को किस तरह आकार देगा। जब धर्म और सत्ता की बातें इस तरह आपस में घुल मिल जाती हैं, तो इसके क्या दूरगामी प्रभाव होते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं था, बल्कि स्रोत की बातों को बिल्कुल तटस्थता से सामने रखना था। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए बहुत अहम है। सीखने और समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।